चलिए, तो प्रैक्टिस टेक जीआईसी का पेपर आप लोगों का नज़दीक है, तो इसलिए जीआईसी में यह हो रहा था कि मिडवल कल से शुरू करना था, लेकिन जीआईसी के कारण उसे रोक दिया गया। तो फिलहाल अभी जीआईसी के पेपर तक जीआईसी के कुछ सेट करा दिए जाएं, विशेषकर जो मुख्य टॉपिक हैं उससे, क्योंकि अब समय कम है तो 8-10 सेट ही हो पाएंगे, यानी 250-300 प्रश्न आपके हो पाएंगे। तो 250-300 प्रश्न में जो प्रमुख टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न है, ह्यूम के जीवनी लेखक कौन थे? ह्यूम को आप जानते हैं कि ह्यूम कौन है। ह्यूम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे थे। तो इनके जीवनी लेखक वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी है। तो वेडरबर्न इनके जीवनी लेखक हैं। ये जो हैं लॉर्ड कर्जन से जुड़े हुए हैं। लॉर्ड कर्जन के विषय में रोनाल्डसे ने लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखी है। यहाँ जो है तो ह्यूम के जीवनी लेखक वेडरबर्न है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक, किसने कहा था कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता? किसने कहा था पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता, यानी जिंदगी भर पढ़ते रहिए, प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलेगा। यानी पूर्व अर्थात वो एशिया के विषय में बात कर रहे हैं, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के विषय में बात कर रहा है जो भी कह रहा है। तो यह इतनी विविधताएं हैं, इतनी चीज़ें यहाँ जानने को है कि इसे अंतिम रूप से ये कोई कहे कि हम सब कुछ जान लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह बात कही किसने? यह बात लॉर्ड कर्जन ने कही थी। लॉर्ड कर्जन भारतीय जो गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो बने थे, उन सब में सबसे ज़्यादा गवर्नर बनने के पहले भारत के विषय में अगर किसी को सबसे ज़्यादा ज्ञात था या सबसे ज़्यादा पता था तो वो लॉर्ड कर्जन थे। गवर्नर बनने के पहले भी लॉर्ड कर्जन दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा कर चुके थे। तो लॉर्ड कर्जन ने यह बात कही थी। लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कहाँ किया था? लाला हरदयाल ने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन कहाँ किया था? लाला हरदयाल के विषय में आप जानते हैं कि गदर पार्टी के गठन से जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी का जो औपचारिक नाम है वह पैसिफिक कोस्ट ऑफ हिंद एसोसिएशन, सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन हुआ था। और सोन सिंह भाखना हालांकि इसके संस्थापकों में से हैं। लाला हरदयाल भी इसके प्रमुख हैं और प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो वहाँ के बाद गदर पार्टी जब निष्क्रिय हो गई तब ये जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किए थे। तो ये गठन लाला हरदयाल ने जर्मनी में किया था। दिल्ली इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान इनका दिल्ली है। पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत में इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी और वहाँ से फिर ये 2 स्कॉलरशिप मिली इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन बीच में पढ़ाई ये छोड़ दिए। 1908 में पुनः भारत आ गए और यहाँ आकर कुछ क्रांतिकारी लेखन करने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार को ये सब नहीं भाया और ब्रिटिश सरकार इनके पीछे पड़ी। तब ये यूरोप भाग गए, फ्रांस गए, ब्रिटेन गए, फ्रांस गए और फ्रांस से फिर ये अल्जीरिया गए, अमेरिका गए। भाई परमानंद इन्हें अमेरिका लेकर आए। फिर होनोलुलु चले गए, वहाँ ये संन्यास तपस्या करने लगे। पुनः इन्हें भाई परमानंद ने पत्र के माध्यम से प्रेरित किया अमेरिका आने को। अमेरिका आए, गदर पार्टी से जुड़े, फिर चले गए आपके
जर्मनी, और वहाँ भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किए। अंततः इनका निधन हो गया 1939 में, अमेरिका में ही। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक हैं। बंगाली अल हिलाल सोशलिस्ट नवजीवन, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, सही है। अल हिलाल अब्दुल बारी साहिब की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो मौलाना आज़ाद की अल हिलाल और अल बिलाल 1912 में इसे उन्होंने शुरू किया था, हालांकि 1914 में बंद हो गई थी। सोशलिस्ट ऐशे डांगे की है। नवजीवन महात्मा गांधी की है, 1919 में इसे उन्होंने शुरू किया था। ठीक। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का अस्थायी सदस्य या पूर्ण सदस्य कब बनाया गया? विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य, विधि सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? विधि सदस्य की नियुक्ति जो है, जब ये लगा कि पहले गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी ही विधान भी बनाती थी, कार्यपालिकीय कार्य भी करती थी। लेकिन 1813 में एक विधि सदस्य की बात की गई कि जब ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाने के लिए बैठे, तब इस विधि सदस्य को उस बैठक में आमंत्रित किया जाए। मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया गया, लेकिन डायरेक्टरों ने कहा कि मैकाले एक बहुत ही सम्मानित नाम था, तो इसलिए उन्हें प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाता था। अंततः 1833 चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया, यानी वो सभी बैठकों में शामिल हो सकता है। किसने कहा था हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है? किसने कहा था हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है? यह कथन जो है बहुत ही विख्यात कथन है लाला लाजपत राय का। विजय तिलक के जो कथन है उनको आप जानते ही हैं। उनको तिलक के जो कथन है, यानी विशेषकर उग्रपंथियों के जो कथन हैं, इन कथनों को आप देख लीजिएगा ढंग से। तिलक के, बिपिन चंद्र पाल के, अरविंद घोष के और लाला लाजपत राय के। ठीक। निम्न में से कौन सी पुस्तक क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बन गई? क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति, द फिलॉसफी ऑफ बम, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो भवानी मंदिर 1905 में वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई हैं। वर्तमान रणनीति यह भी उसी समय प्रकाशित हुई, 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। 1907 में अवनीश चंद चटर्जी ने इसका प्रकाशन कराया और लिखा था इसे वारिंद्र कुमार घोष ने। द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम की रचना की थी। इसमें बताया था कि क्रांतिकारी कार्यों का उद्देश्य क्या है, क्रांतिकारी करना क्या चाहते हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति की बात की गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख है भगत सिंह का यह लेख है, और उसमें वो बताते हैं कि किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति को रूढ़ियों आदि का खंडन करना ही होता है। तो यह जो वर्तमान रणनीति है, इसमें बताया गया था कि कैसे फौज से सहायता प्राप्त की जाए और किस प्रकार से लोगों की जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनकी हत्याएं की जाए। तो ये बात वर्तमान रणनीति में बताई गई थी। तो उस समय क्रांतिकारियों की ये बहुत ही फेवरेट पुस्तक बन गई थी, उनकी पाठ्य पुस्तक बन गई थी। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ कौन नहीं था? चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 गांधी जी के साथ कौन नहीं था? तो जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, ये सारे लोग गांधी जी के साथ थे। एनजी रंगा गांधी जी के साथ नहीं थे, बल्कि वो इसकी सत्याग्रह की आलोचना किए थे। एनजी रंगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह की आलोचना की थी। निम्न में से कौन अवध किसान सभा में नहीं था? अवध किसान सभा का जो गठन हुआ था 1920 में हुआ था, और इसके पहले एक किसान सभा का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय, इंदुलाल याग्निक, गौरीशंकर मिश्र, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में किया था। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तब मदन मोहन मालवीय आदि इसका विरोध कर रहे थे। तो इसी में एक नाम और आके जुड़ जाता है बाबा रामचंद्र का। बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू आदि से संपर्क किए और 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो अवध किसान सभा में मदन मोहन मालवीय नहीं है। दो धड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में किसान सभा का, एक उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका नेतृत्व मालवीय कर रहे थे, और अवध किसान सभा जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र आदि कर रहे थे। तो ये तीनों लोग अवध किसान सभा से हैं और ये उत्तर प्रदेश किसान सभा से। किसने कहा था राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं है? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। यह बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ठीक, तो अब निम्न में से किसे दक्षिण भारत के पुरातत्व का कालक्रम एवं सांस्कृतिक अनुक्रम को निर्धारित करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के पुरातत्व का कालक्रम निर्धारण और सांस्कृतिक अनुक्रम को निर्धारित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह श्रेय जिसे दिया जाता है वो आपके मार्टिमर व्हीलर हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे और उसी समय इन्होंने दक्षिण भारत के उत्खनन पर अधिक बल दिया और वहाँ के उत्खनन के पश्चात एक कालक्रम का निर्धारण हुआ कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण के बाद सीधे वहाँ महापाषाण काल आता है। तो इस तरह का कालक्रम का निर्धारण मार्टिमर व्हीलर के, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। 1861 में पुरातत्व का सर्वेयर इन्हें नियुक्त किया गया था। फिर 1870 में जब पृथक पुरातत्व सर्वेक्षण नाम से एक विभाग बना, उसके पहले महानिदेशक बनाए गए। ठीक, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पुरास्थल और उत्खननकर्ता। आदमगढ़, बागोर, सोहन घाटी, हस्तिनापुर, ये इन स्थलों के विषय में आप जानते हैं। आदमगढ़ और बागोर ये दोनों कौन से मध्य पाषाण काल के स्थल हैं? ये दोनों मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। इन स्थलों की विशेषता यह है कि सबसे प्राचीन जो पशुपालन है उसका साक्ष्य बागोर और आदमगढ़ से मिलता है। ये राजस्थान का स्थल है और ये आपका मध्य प्रदेश का स्थल है। ये पुरातत्व जो पूरा पाषाण काल है उसमें इसी से मिलता जुलता एक नाम आपको और मिलेगा, बाघोर। ये सोन घाटी का स्थल है, ये सोन घाटी का स्थल है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आचार्य शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था।
तो आदमगढ़, आदमगढ़ का उत्खनन बीएन आरबी जोशी ने करवाया था। बागोर का बीएन मिश्र ने करवाया था। सोहन घाटी का उत्खनन डीएन वाडिया ने करवाया था। और हस्तिनापुर का उत्खनन वीएस वाकड़कर नहीं है, वीएस वाकड़कर जिस सबसे प्रमुख स्थल का उत्खनन करवाए थे वो है भीम बैठका, भीम बैठका या भीम बेदका, भीम बेदका नामक स्थल का उत्खनन वाकड़कर ने करवाया था। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल हैं, बीबी लाल। महाभारत कालीन जितने स्थल हैं उन स्थलों का उत्खनन बीबी लाल ने करवाया था। बीबी लाल ने ही सबसे पहले जो आपके गेरुवाणी मृदभांड है, राजपुर परशु और बिशौली का उत्खनन इन्होंने ही करवाया था, बेबी लाल ने ही। तो गेरुवाणी मृदभांडों के प्रथम बार यही बताए थे। गेरुवाणी मृदभांडों के विषय में भी सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। पुरावस्तु में है, विशेषकर हड़प्पा कालीन पुरावस्तु में है और इनके प्राप्ति स्थल घोड़े की हड्डी, कब्र में स्त्री के साथ बच्चा, उन्नत जल प्रबंधन, जौहरी का मकान। तो घोड़े की हड्डी आप जानते हैं शुरकोतड़ा से मिला है, कब्र में स्त्री के साथ बच्चा हड़प्पा से, उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा, जौहरी का मकान बनवाली, जौहरी का मकान बनवाली। घोड़े की हड्डी शुरकोतड़ा से मिली है और घोड़े की जो मृद मूर्ति है वो आपकी लोथल और मोहनजोदड़ो से मिली है। कब्र में स्त्री के साथ बच्चा हड़प्पा से मिला है। कब्र में स्वामी के साथ बकरी की हड्डियाँ लोथल से और स्वामी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य रोपण से मिला है। कब्रों की जो बात है तो कब्रों में एक जुगल समाधि जो है वो कालीबंगा से मिली है, 3 जुगल समाधियां लोथल से मिली हैं। ठीक, सैंध मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? सैंध मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? एक श्रृंगी पशु, कुबरदार वृषभ, कुबरदार वृषभ, पीपल, गौरैया। तो सर्वाधिक अंकन सैंध मोहरों पर, सर्वाधिक अंकन सैंध मोहरों पर पीपल के पत्तों का हुआ है। अगर पशुओं में देखें तो एक श्रृंगी पशु का, ओवरऑल देखें सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है तो पीपल का हुआ है। पशुओं में देखें तो एक श्रृंगी पशु का हुआ है। यह जो कुबरदार वृषभ है सर्वाधिक मृण मूर्तियां इसकी बनी है, मृण मूर्तियां सर्वाधिक इसकी बनी। मतलब मृण मूर्तियों में भी अगर देखें सर्वाधिक पशुओं में और पंछियों में गौरैया का। ठीक, निम्न में से कौन असीमित अधिकारों वाला वजीर था? कौन असीमित अधिकारों वाला वजीर था? वजीर 2 प्रकार के, आलिवर्दी ने, आलम वर्दी ने जो मुस्लिम विधिवेत्ता थे उन्होंने 2 प्रकार के वजीरों का उल्लेख किया है, वजीर तफवीद और वजीर तौफीक। तो यह जो है असीमित अधिकारों वाला वजीर है, असीमित अधिकार है इसके पास, और ये सीमित अधिकारों वाला, सीमित अधिकारों वाला वजीर है। वकील उस सल्तनत, यह जो है एक तरह से प्रधानमंत्री, वकील के पद पर जो नियुक्ति होती थी बीच बीच में नहीं भी होती थी, अकबर के प्रारंभिक काल में इनकी नियुक्ति हुई। दीवाने कुल, वजीर को दीवाने कुल भी बोला गया है। ठीक, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? मुत्सदी, मुस्तौफी, गजूर, आयमा। मुत्सदी बंदरगाह का प्रमुख अधिकारी,
बंदरगाह का ये प्रमुख अधिकारी है। मुस्तौफी लेखा परीक्षक है, और इसी से मिलता जुलता एक पद मुशरिफ यह जो है लेखाकार है। इसे कहें तो महालेखाकार कह सकते हैं। आज का जो महालेखाकार है उसके समतुल्य पद था मुगल काल में और सल्तनत काल में। गजूर ये कोषाध्यक्ष होता था। आयमा धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित भूमि या धन। यह दरअसल धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए दी गई करमुक्त भूमि थी, धन नहीं था। भूमि और धन नहीं था, बल्कि केवल भूमि थी। जैसे मदद मास, शयूरगाल, ये जो भूमियाँ थी, तो मदद मास किसी रूप में दिया जा सकता था। उसी का जो भूमि रूप था वो आपका शयूरगाल बोला जाता था, आयमा बोला जाता था। और वक्फ ये संस्थाओं को दिया जाता था। धार्मिक संस्था हो, इस तरह की जो अनुदान दिए जाते थे ये संस्थाओं को दिया जाता था, या तो धार्मिक संस्थान हो या शैक्षणिक संस्थान हो। निम्न में से कौन कहता है कि मुगल काल में काजी तथा उसके लिपिक को घूस देकर मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता था? निम्न में से कौन कहता है कि मुगल काल में काजी तथा उसके लिपिक को घूस देकर मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता था? तो ये बात वर्नियर कहता है। हालांकि वर्नियर मुगल कालीन न्याय प्रणाली की सिर्फ आलोचना ही नहीं करता है, मुगल कालीन न्याय प्रणाली की प्रशंसा भी करता है। लेकिन एक बात ये यहाँ वो वर्नियर कहता है। ठीक, मुगल कालीन न्याय प्रणाली के विषय में अकबर जिस दिन न्याय करता था वो बृहस्पतिवार को न्याय करता था, बृहस्पतिवार को। और जहांगीर मंगलवार को न्याय करता था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों बुधवार को, शाहजहां और औरंगजेब बुधवार को न्याय करते थे। अगर आपसे नाम लेकर ना पूछा जाए कि किस दिन मुगल शासक न्याय करते थे, तब आप बुधवार लगाएंगे। अगर नाम लेकर पूछा जा रहा है तब आप इन दिनों को ध्यान रखेंगे। मुगल कालीन न्याय प्रणाली में बादशाह के बाद, बादशाह दरअसल जब झरोखाए दर्शन के लिए आता था, बादशाह अकबर जब वहाँ आता था तो 2.5-3 घंटे वहीं बैठा रहता था, और सभी आवेदन जनता दर्शन करती थी और अपने आवेदन लाती थी, तो उन आवेदनों का निस्तारण वहीं कर देता था। लेकिन शाहजहां वहाँ से दीवाने खास में चला जाता था और वहाँ से दौलत खाना में चला जाता था और वहीं निर्णय का कार्य करता था। वहाँ झरोखा दर्शन करके वो जल्दी निकल जाता था और निर्णय का कार्य वहीं दौलत खाना में करता था। ठीक, मुगल कालीन न्याय प्रणाली में बादशाह के बाद काजी के पद केंद्र का भी है, उसके बाद प्रांतों में भी काजी होते थे। और काजी की सहायता के लिए मुफ्ती और मीरे अदल 2 प्रमुख अधिकारी थे। दारोगा भी होता था। तो मुफ्ती का कार्य था कि विधि की व्याख्या करना, जैसे आज अधिवक्ता करते हैं वही कार्य मुफ्ती करता था। सरकारी वकील जैसे कानूनों की व्याख्या करते हैं तो वो कार्य मुफ्ती करता था। और मीरे अदल का कार्य क्या था? मीरे अदल का कार्य था कि गवाहों को पेश करना और निर्णय का क्रियान्वयन कराना, गवाहों को पेश करना और निर्णय का क्रियान्वयन कराना, यह कार्य मीरे अदल का था। जो दंड दिए जाते थे तो दंड कई प्रकार के हैं, जैसे हद है, किसास, ताजीर, तशहीर। हद, किसास, ताजीर, तशहीर। यह जो हद है, हद और किसास जो है, यह हद जब चोरी, डकैती, व्यभिचार, हत्या, इन सब के लिए यह दंड दिया जाता था। किसास किसी की हत्या करने के संदर्भ में दंड दिया जाता था। ताजीर जो दंड दिया जाता था यह न्यायाधीश के ऊपर निर्भर था, काजी के ऊपर निर्भर था। मुख्य उद्देश्य था अपराधी को सुधारना। और तशहीर जो है यह मुख्यतः हिंदुओं को दंड दिया जाता था।
हिंदुओं के फैसले के लिए पंडित नियुक्त किए जाते थे, जैसे जहांगीर ने श्रीकांत को नियुक्त किया था। ठीक, तो मुगल कालीन न्याय प्रणाली के विषय में मुगल काल में जमींदार को मालगुजारी वसूल करने तथा सरकार की सहायता करने के एवज में मालगुजारी का कितना अंश मिलता था? मुगल काल में जमींदारों की अनेक श्रेणियां हैं। एक स्वायत्त जमींदार होते थे, दूसरे मध्यस्थ जमींदार होते थे, तीसरे प्राथमिक जमींदार होते थे। स्वायत्त जमींदार, मध्यस्थ जमींदार, प्राथमिक जमींदार। जोरे तलब, एक जमींदारों का जोरे तलब भी एक वर्ग था। स्वायत्त जमींदार जो थे, जैसे राजा या राय हैं, तो वो जो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो इन लोगों पे मुगल कानून लागू नहीं होता था, बल्कि ये मुगल बादशाह को पेशकश सिर्फ देते थे और अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से अपना शासन करते थे। जो मध्यस्थ जमींदार है, यह जो है इसका कार्य था इस प्राथमिक जमींदार से कर वसूल करना और इसे राजकोष में जमा करा देना। मध्यस्थ जमींदार का कार्य है प्राथमिक जमींदार से कर वसूल करना और इसे जमा करा देना। प्राथमिक जमींदार मुख्य रूप से जो जमीन का मालिक है वही प्राथमिक जमींदार है। प्राथमिक जमींदार की खुद की जमीन है, इनका खुद का जमीन नहीं है, ये सिर्फ मीडिएटर है, लेकिन इसका जमीन पर, भूमि पर स्वामित्व तो इसका है, प्राथमिक जमींदार का। और जोर तलब ऐसे जमींदार होते थे जो कि राजस्व वसूली के बाद उसे जमा नहीं कराते थे या सरकार के कार्यों में ये सहायता नहीं करते थे, तो इन पे बल प्रयोग करना पड़ता था, इन पर बल प्रयोग करना पड़ता था, इसलिए इन्हें जोर तलब जमींदार कहा जा रहा है। मुख्यतः 1/10 भाग, सामान्यतः 1/10 भाग इनका मिलता था वसूली के एवज में, इनका अंश। लेकिन ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग था। अगर सामान्य पूछा जाए तो सामान्यतः 1/10। इन्हें बिस्वी भी बोला जाता था। बिस्वी इसलिए बोला जाता था क्योंकि 1 बीघे में जितना उत्पादन होता था, तो 1 बीघे में से 2 बिस्वा में जितना उत्पादन होता था उतना इसे मिलता था। इस एवज में इसे 2 बिस्वा का उपज मिल जाता था, इसीलिए इन्हें बिस्वी भी बोला जाता था। ठीक, मुगल काल में ग्रासिया किसे कहा जाता था? ग्रासिया, जमींदारों के नाम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग थे, जैसे भूमिया, ग्रासिया, मालिक, ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों के नाम हैं इनके। तो यह नाम राजस्थान में प्रचलित था, भूमिया और ग्रासिया। इसके पास अपनी जो परंपरागत जमीन होती थी और इसे जो है पट्टे पर जमीन दी जाती थी, उसे ग्रासिया बोला जाता था। मुख्यतः ये हैं क्या, एक प्रकार के जमींदार हैं। ठीक, शाहजहां अति विशिष्ट व्यक्तियों से कहां परामर्श करता था? दरअसल मुगल बादशाह दीवाने आम के बाद दीवाने खास में चले जाते थे, उसके बाद गुसल खाने में चले जाते थे। गुसल खाना एक कक्ष था, वह जो है गुसल खाने से सटा हुआ एक कक्ष था, तो इसीलिए उसे गुसल खाना यानी स्नान घर, तो गुसल खाने से सटा हुआ कक्ष था। वहीं ये अति विशिष्ट लोगों से परामर्श किया करते थे, अकबर, जहांगीर आदि। लेकिन शाहजहां यहाँ से वो शाह बुर्ज में चला जाता था। अति विशिष्ट व्यक्तियों से जब परामर्श करना होता था तो वह शाह बुर्ज में चला जाता था। ठीक, ये दौलत खाना, इसी गुसल खाना जो कहा जा रहा है, गुसल खाने को ही शाहजहां के काल में दौलत खाना बोला जाने लगा था। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे, 20-22 प्रश्न। तो जीआईसी के संदर्भ में इसी प्रकार से कुछ मुख्य टॉपिक्स है
संबंधित प्रश्नों के रूप में आपसे चर्चा हो जाया करेगी। ठीक, धन्यवाद।